अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। माय नेम इज कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 6 हमारे पास चल रहा है एंड द चैप्टर नेम इज स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड। और आज हम जो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिस्कस आउट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के दोनों के बीच के डिफरेंस को पढ़ा था और आज की वीडियो के अंदर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के डिफरेंसेस को जो है वो स्टडी आउट करने वाले हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने यहाँ पर जो है वो लिखी हैं, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। सिर्फ आपने इसको वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, हमारे पास वो होती है सिमेट्री, यानी कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की सिमेट्री। तो याद रखिएगा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि अगर उनको बीच में से काटा जाए तो उनके दोनों हाफ्स इक्वली बराबर होते हैं। जैसे मैंने आपको कल कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो है कुछ एग्जांपल बताई थी। तो हमारे पास ये क्या है, एक अदर डायमंड है, ठीक है। हमने एक डायमंड बनाने की कोशिश की है और एक ये हमने बना दिया, यहाँ पर क्यूब बनाने की कोशिश कर दी, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूब बन गया और ये हमारे पास बन गया डायमंड, ठीक है। अच्छा, अगर हम डायमंड को बीच में से कट करें, वैसे हम कर तो नहीं सकते, लेकिन अगर हम डायमंड को बीच में से कट करने की कोशिश करें तो हमारे पास, अगर हम इसको देखते हैं तो बीच में बिल्कुल हमारे पास दोनों साइड जो है वो बराबर होंगी। इसी तरीके से अगर किसी क्यूब को बीच में से कट करें तो दोनों की साइड जो है वो दोनों साइड हमारे पास बराबर होंगी, सिमेट्रिकल होंगी। तो इस वजह से जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो हमारे पास जो है सिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि अगर हम उनको बीच में से कट करें तो उनकी बॉडी जो है बिल्कुल बराबर होगी दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये तो पहली इसकी प्रॉपर्टी बहुत सिंपल प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास मौजूद होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डरली ऑर्गेनाइज हुए होते हैं एक प्रॉपर शेप के अंदर, प्रॉपर जो है ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है हमारे सामने एक अदर क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसको हम कहते हैं NaCl, ठीक है। अब ये जो NaCl है, NaCl का जो शेप होता है वो क्यूबिक शेप होता है, ठीक है। तो NaCl जो है हम क्यूबिक शेप के अंदर देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसी तरीके से और भी जितने भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ज़्यादातर हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर शेप उनका मौजूद होता है। डेफिनेशन भी हम बुक से पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर ऑर्डरली ऑर्गेनाइज इन अ रिपीटिंग पैटर्न, 3-dimensional, they possess definite geometrical shape। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है यूनिट सेल ऑफ जो है हमारे पास यूनिट सेल ऑफ, इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है यूनिट सेल ऑफ NaCl, ठीक है। तो यहाँ मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर एक यूनिट सेल बनाता हूँ। यूनिट सेल क्या होता है, बेसिकली किसी भी अगर हमारे पास अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड मौजूद है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की सबसे छोटी यूनिट हमारे पास यूनिट सेल होता है। तो मान लें कि अगर हमारे पास जो क्या कहते हैं NaCl है वो क्यूबिक फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, तो वो जाहिर सी बात है बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट सेल से मिलकर बना होगा। मैं एक NaCl का यूनिट सेल बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि NaCl जो है हमारे पास एक ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो कि क्यूबिक फॉर्म के अंदर मौजूद होता है। तो ये क्यूब जो है मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक क्यूब। तो 2D में हम जो है क्यूब को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया एक अदर क्यूब, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल्स की जो है एटम्स की अरेंजमेंट होती है कि सोडियम जो है छोटा एटम होता है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से क्लोरीन जो है वो बड़ा एटम होता है तो ये यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ सोडियम है तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन होगा, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम मौजूद होगा,
ठीक है। यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ क्या होगा, सोडियम मौजूद होगा। यहाँ सोडियम है तो यहाँ क्या मौजूद होगा, क्लोरीन मौजूद होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूनिट सेल के अंदर बार बार जो है इनके स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन है, जैसे ये भी क्लोरीन था, यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सोडियम होगा। तो स्ट्रक्चर जो है आप देख सकते हैं, जो मैंने आपके सामने एक छोटा सा यूनिट सेल बनाया है। यूनिट सेल बेसिकली किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की सबसे जो कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ये यूनिट सेल जो है बार बार उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो है रिपीट होता रहता है और हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनकर सामने आता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल शेप होता है। नेक्स्ट है हमारे पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे NaCl की एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पर भी NaCl की एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो NaCl हमारे पास जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 801 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो NaCl जो है हमारे पास फिक्स एग्जैक्ट या शार्प 801 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही जो है ये पिघलता है, इससे पहले ये नहीं पिघलेगा। ठीक है, तो इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प का मतलब यहाँ पर नोकीला नहीं है, शार्प का मतलब यहाँ पर एग्जैक्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ इसको 800 के ऊपर भी अगर जो है टेम्परेचर लेके जाएंगे तो वहां पर जाकर ये बिल्कुल भी पिघलेगा नहीं, लेकिन जैसे ही 801 इसका टेम्परेचर होगा ये फौरन से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स जितने भी होते हैं हमें उस बात के बारे में पता है कि उनकी एक वाइड रेंज होती है। वो जो है मान लें कि हमारे पास अगर कोई एक एमॉर्फस सॉलिड है जिससे रबर है, रबर को हम देख लेते हैं कि 50 सेंटीग्रेड से लेकर 70 सेंटीग्रेड तक जो है किसी के ऊपर भी किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले ये कभी भी नहीं मेल्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्या, क्लेवेज प्लेन। क्लेवेज प्लेन में आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा जो है उसका ओवर रिव्यू दे चुका हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, एक डायमंड का मैं आपके सामने शेप बनाने की कोशिश करता हूं। तो डायमंड जो होता है हमारे पास ये हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कौन सी है, डायमंड है। अब डायमंड को हम हर जगह से नहीं काट सकते। डायमंड को काटना, डायमंड को हम उसके किसी खास एक्सिस के ऊपर या खास एंगल के ऊपर ही कट किया जा सकता है, क्योंकि ये हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है। तो आप देख सकते हैं कि डायमंड की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप हमें नजर आ रही होती है। वो क्यों नजर आती है, क्यों, और ज्यादातर मेजॉरिटी में डायमंड आपको ऐसे ही नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं, कोई और शेप भी तो हो सकता है कि कोई अमीर शख्स है उसको किसी और शेप में डायमंड पसंद हो तो वो उस तरीके से बनवा ले। तो लेकिन होता यह है कि सारे मेजॉरिटी के अंदर ज्यादातर डायमंड हमें इसी शेप के अंदर नजर आ रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि डायमंड को किसी और शेप के अंदर काटा ही नहीं जा सकता। डायमंड को 45 डिग्री के एंगल के ऊपर काटा जाता है इस तरीके से और इस तरीके से, जिसकी वजह से हमारे पास इस तरीके का शेप जो है वो नजर आता है। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको उनके खास क्लेवेज प्लेन के ऊपर ही कट किया जा सकता है। अब हर जगह से नहीं कट किया जा सकता, ये कोई सेब नहीं है जिसको हमने बीच में से कट कर दिया। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो है हमें जैसे रबर है, प्लास्टिक है, हम जहां से चाहें, बीच से चाहें, आगे से चाहें, पीछे से चाहें, जहां से चाहें हम उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिस्टल ग्रोथ। अब क्रिस्टल ग्रोथ हमारे पास क्या होती है, सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, जैसे हमारे पास सॉल्ट है NaCl, इसका हम सैचुरेटेड एक सोल्यूशन बना रहे हैं वाटर के साथ। ठीक है, और उसको हाईली मोल्टन सोल्यूशन होना चाहिए। मोल्टन मतलब कि जो है एक्वस सोल्यूशन, मतलब काफी ज्यादा गाढ़ा सोल्यूशन होना चाहिए। उसको जब हम हाईली हीट करते हैं, उसको हम सुपर हीटेड फॉर्म के अंदर उसको बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं। अब हीट करने के बाद जब उसको स्लोली कूल डाउन किया जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसको जो है ठंडा किया जाएगा, तो उसके अंदर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं क्रिस्टल ग्रोथ, और ये सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी लास्ट वीडियो के अंदर भी बता चुका हूं कि जितने भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके अंदर जो फिजिकल इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सारी की सारी जो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये हर एक्सिस के ऊपर अलग नजर आ रही होती हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर आपको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग नजर आएंगी, वाई एक्सिस के ऊपर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको अलग नजर आएगी। जबकि अगर हम एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो उनके अंदर हर जगह से जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सब जगह से एक्स एक्सिस के ऊपर भी, वाई एक्सिस के ऊपर भी सेम नजर आएगी आपको, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्या, एनआइसोट्रॉपी। नेक्स्ट है
आइसोमॉर्फिज्म एंड सेकंड इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें ये भी हैं। सबसे पहले अगर हम आइसोमॉर्फिज्म की बात करें, आइसो का मतलब होता है सेम और मॉर्फिज्म का मतलब या मॉर्फस का मतलब होता है शेप। ठीक है, इफ टू कंपाउंड्स, अगर हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अगर दो अलग अलग कंपाउंड है और उनका सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर है तो ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिक कहते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास, एक है NaCl। ठीक है, NaCl का शेप कैसा होता है हमारे पास, क्यूबिक। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास इसकी है, ये मैं रब कर देता हूं, दूसरी एग्जांपल इसकी है हमारे पास NaF। ठीक है, अच्छा NaF जो होता है सोडियम फ्लोराइड, ये भी हमारे पास क्यूबिक फॉर्म के अंदर ही मौजूद होता है। तो दो अलग अलग हमारे पास जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, क्रिस्टल कंपाउंड्स हैं, लेकिन दोनों का जो अगर हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, शेप देखें तो वो दोनों बिल्कुल सेम नजर आ रहा होता है। इस फिनोमिना को सिंपली हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अब एक ही स्ट्रक्चर, एक ही क्रिस्टल के अगर दो अलग अलग शेप हमें नजर आ रहे हो तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब हमारे पास क्या होता है, या पॉली का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, और या ज्यादा, और मॉर्फस का मतलब होता है शेप, यानी एक से ज्यादा शेप। ठीक है, यहां पर एक ही शेप, दो जो है क्रिस्टल्स थे लेकिन उनका एक ही शेप था, यहां पर एक क्रिस्टल होगा और उसके दो अलग अलग शेप्स हमें नजर आएंगे। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये हमारे पास नेचर के अंदर दो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। एक हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास कैल्साइट और दूसरी हमारे पास क्या है, एरागोनाइट। कैल्साइट और एरागोनाइट। ठीक है, अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये कैल्साइट का है। कैल्साइट जो है सिंपल चौक जिससे आप जो है बोर्ड वगैरह पे लिखते हैं वो हमारे पास क्या है, कैल्साइट फॉर्म के अंदर मौजूद है। अब वो सॉफ्ट भी है। लेकिन एरागोनाइट क्या होता है, यही कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं, फर्श के ऊपर जो है वो मार्बल जो नहीं लगता उसको उसकी फॉर्म के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर्स हमारे पास दोनों के सेम नहीं होंगे, दोनों की जो है स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा, लेकिन केमिकल फार्मूला दोनों का सेम है। दोनों का अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो है एक ही कंपाउंड है, CaCO3 एक ही कंपाउंड है, लेकिन इसकी अगर हम बात करें कि इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर कैल्साइट के स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है और यहाँ पर यह है एरागोनाइट की फॉर्म के अंदर मौजूद है, यहाँ चौक की फॉर्म के अंदर मौजूद है और यहाँ पर मार्बल की फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो एक ही कंपाउंड का दो अलग अलग स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के अंदर पाए जाना हमारे पास क्या कहलाता है, पॉलीमॉर्फिज्म। और दो अलग अलग कंपाउंड्स का, जैसे यहाँ पे NaCl है और NaF है, इन दोनों का एक ही क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाना, यानी एक ही जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाना हमारे पास क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म। तो आई होप के जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी क्रिस्टलाइन की, ये सारी खत्म हो चुकी हैं, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।